सोचिए साल है 1911। दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार लगा है और किंग जॉर्ज पंचम एक ऐसी घोषणा करते हैं जिससे पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में आप कह सकती हैं एक हलचल सी मच जाती है। हाँ। वो 1905 में लिए गए बंगाल विभाजन के फैसले को रद्द कर देते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए एक ऐसा साम्राज्य जिसके लिए कहा जाता था कि उसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता, उसे अपना एक इतना बड़ा फैसला वापस लेना पड़ा। आखिर क्यों? यही सबसे बड़ा सवाल है, एक साम्राज्य को क्यों झुकना पड़ा। हाँ, और इस सवाल का जवाब छिपा है 6 साल पहले 1905 की उस एक घटना में जिसने भारत के इतिहास की धारा ही पूरी तरह से मोड़ दी। और मुझे लगता है आज हमारी चर्चा का केंद्र भी वही है। हाँ बिल्कुल। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि 1905 में क्या हुआ था, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस एक फैसले ने भारत की राजनीति, समाज और यहाँ तक कि लोगों की आत्मा को कैसे झकझोर कर रख दिया। अच्छा, हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस घटना को सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल की तरह नहीं देखते। तो फिर किस तरह देखते हैं? वो इसे भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म की सबसे बड़ी प्रयोगशाला मानते हैं। वाह, तो चलिए फिर उसी प्रयोगशाला में चलते हैं। विभाजन से पहले के बंगाल को समझना शायद सबसे जरूरी है। ये कोई आम प्रांत तो नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि ये ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा, सबसे अमीर और शायद सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रांत था। हाँ, और इसमें आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूरा का पूरा बांग्लादेश शामिल था। आप सोचिए कितना बड़ा इलाका था। बहुत बड़ा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ आकार में बड़ा नहीं था, इसका कद बहुत बड़ा था। कलकत्ता उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। तो सत्ता का केंद्र तो था ही। सत्ता का केंद्र तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो विचारों का केंद्र था। राजा राममोहन राय के सामाजिक सुधारों से लेकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जो शुरुआती राजनीतिक चेतना थी, जिसे हम बंगाल रेनेसेंस या बंगाल पुनर्जागरण कहते हैं। बिल्कुल, वो सब यहीं हुआ था। यहाँ के अखबार सबसे मुखर थे, यहाँ के बुद्धिजीवी अंग्रेजी राज पर सबसे तीखे सवाल उठा रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल उस समय ब्रिटिश भारत का दिमाग और दिल दोनों था। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। वो दिमाग और दिल दोनों था। और जाहिर है, एक ऐसा दिमाग जो सवाल पूछे और एक ऐसा दिल जो आज़ादी के लिए धड़के, वो किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। बिल्कुल। और अंग्रेजों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी। अच्छा। 19वीं सदी के अंत तक बंगाल राजनीतिक रूप से सबसे आप कह सकते हैं खतरनाक प्रांत बन चुका था। कांग्रेस का गढ़ यहीं था, क्रांतिकारी विचारों की चिंगारियां भी यहीं से उठ रही थीं। तो उन्हें लगा कि इस केंद्र को तोड़ना जरूरी है। हाँ, उन्हें लगा कि अगर इस राष्ट्रवादी केंद्र को तोड़ा नहीं गया तो ये आग पूरे भारत में फैल जाएगी। उन्हें कोई ना कोई समाधान चाहिए था। और वो समाधान उन्हें मिला लॉर्ड कर्जन के रूप में। हाँ, 1899 वे वॉइसराय बनकर आए कर्जन को हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्तित्व बताते हैं। एक तरफ वो बहुत कुशल और मेहनती प्रशासक थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उतने ही अहंकारी और पक्के साम्राज्यवादी। हाँ, वो मानते थे कि भारतीय शासन करने के काबिल नहीं है और अंग्रेजों का यहाँ होना भारत पर एक तरह का एहसान है। सही। कर्जन की जो सोच थी वो एफिशिएंसी यानी कुशलता पर टिकी थी, लेकिन उनकी कुशलता का मकसद भारत का भला करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश राज की जड़ों को और मजबूत करना था। और बंगाल उन्हें कांटे की तरह चुभ रहा था। बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बंगाल को विभाजित करने का फैसला किया। 20 जुलाई 1905 को जब घोषणा हुई तो जो ऑफिशियल कारण बताया गया वो था प्रशासनिक सुविधा। लेकिन एक मिनट, क्या ये प्रशासनिक सुविधा वाला तर्क पूरी तरह खोखला था? मेरा मतलब है 8 करोड़ की आबादी संभालना किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने एक वास्तविक समस्या का इस्तेमाल अपने राजनीतिक मकसद के लिए किया? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब है हाँ। अच्छा। समस्या वास्तविक थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो समाधान निकाला गया वो पूरी तरह से राजनीतिक था। वो कैसे? देखिए, अगर सिर्फ प्रशासनिक सुविधा ही मकसद होता तो बंटवारा भाषा के आधार पर हो सकता था। हाँ, जैसे हिंदी भाषी बिहार और उड़िया भाषी उड़ीसा को अलग कर देते। बिल्कुल, लेकिन कर्जन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो लकीर खींची वो एक बहुत सोची समझी साजिश थी। तो क्या थी वो साजिश? असल मकसद क्या था? स्रोत के मुताबिक 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, बंगाली राष्ट्रवाद की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना, मतलब जो शिक्षित बंगाली मध्यम वर्ग आंदोलन चला रहा था उसे कमजोर करना। हाँ, उसे दोनों तरफ बांटकर कमजोर कर देना। दूसरा, हिंदू और मुसलमानों के बीच एक स्थायी दरार पैदा करना। और तीसरा, कलकत्ता के महत्व को कम करना। ये फूट डालो और राज करो की नीति का शायद सबसे बेशर्म और खुला प्रदर्शन था।
तो 16 अक्टूबर 1905 को नक्शे पे वो लकीर खींच दी गई। असल में क्या बदला जमीन पर? बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला बना पश्चिमी बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। राजधानी कलकत्ता बनी। और यहाँ पर हिंदू बहुमत में थे। हाँ, यहाँ हिंदुओं का बहुमत था। लेकिन एक और चाल चली गई। बंगाली बोलने वालों को ही अल्पसंख्यक बना दिया गया। अच्छा। और दूसरा हिस्सा बनाया गया पूर्वी बंगाल और असम, जिसकी राजधानी ढाका को बनाया गया। यहाँ मुसलमानों का बहुमत था। और कर्जन ने ढाका जाके मुसलमानों से कुछ कहा भी था, है ना? हाँ, कर्जन ने ढाका जाकर मुसलमानों को ये तक कहा कि ये नया प्रांत उन्हें वही एकता और गौरव वापस देगा जो मुगलों के समय में था। ये सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश थी। ये तो बहुत ही महीन कारीगरी है। मतलब आबादी को इस तरह से बांटा गया कि दोनों ही हिस्सों में बंगाली पहचान कमजोर पड़ जाए और धार्मिक पहचान ऊपर आ जाए। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही गंभीर बात है जिस पर स्रोत जोर देता है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक रेखा नहीं थी, ये भारतीय मानस में खींची गई एक मनोवैज्ञानिक रेखा थी। मनोवैज्ञानिक रेखा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि पहली बार सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा कि आपकी धार्मिक पहचान आपकी क्षेत्रीय या भाषाई पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओह! ये वो जहर था जो अगले 40 सालों में धीरे धीरे फैलता गया और अंत में 1947 के भयानक बंटवारे का कारण बना। उसकी नींव इसी फैसले में छिपी थी। और जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई, बंगाल में मानो भूचाल आ गया। हाँ, विरोध की ऐसी लहर उठी जिसकी अंग्रेजों ने कल्पना भी नहीं की होगी। अखबारों ने इसे राष्ट्रीय अपमान कहा। हर तरफ सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन होने लगे। हाँ, और 16 अक्टूबर 1905, जिस दिन ये विभाजन लागू हुआ, उस दिन का दृश्य तो मतलब ऐतिहासिक था। उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। हाँ, शोक दिवस। कलकत्ता की सड़कों पर सन्नाटा था, घरों में चूल्हे तक नहीं जले, लोगों ने उपवास रखा। हजारों लोग नंगे पैर वंदे मातरम गाते हुए गंगा की तरफ जा रहे थे। ये एक सामूहिक शोक था। बिल्कुल, जैसे किसी ने उनके घर, उनके परिवार को ही 2 हिस्सों में तोड़ दिया हो। और इसी शोक के बीच से एक अद्भुत प्रतीक भी निकला, राखी। ये तो अविश्वसनीय है ना? मतलब एक धार्मिक और पारिवारिक प्रतीक को उठाकर उसे राष्ट्रीय एकता का इतना बड़ा राजनीतिक हथियार बना दिया गया। ये रचनात्मकता का एक अविश्वसनीय स्तर है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर की देन थी। उन्होंने राखी आंदोलन का आह्वान किया। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी। नहीं, ये एक शक्तिशाली राजनीतिक बयान था। उन्होंने लोगों से कहा कि वे धर्म और जाति की दीवारें तोड़कर सड़कों पर निकलें और हर मिलने वाले की कलाई पर राखी बांध दें, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हाँ, ये ऐलान था कि अंग्रेजों की खींची लकीरें हमारे दिलों को नहीं बांट सकती। और टैगोर का लिखा गीत बांग्लार माटी बांग्लार जल भी इसी आंदोलन का प्रतीक बन गया। हाँ, वो इस आंदोलन का राष्ट्रगान बन गया। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जबरदस्त उभार था। और इसी विरोध की आग से जन्मा स्वदेशी आंदोलन। इसका मतलब सिर्फ विदेशी चीजों का बहिष्कार नहीं था, है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। स्वदेशी का मतलब था अपने देश का। इसके 2 पहलू थे। एक था नकारात्मक, मतलब बहिष्कार वाला। हाँ, विदेशी कपड़ों, चीनी, नमक, मतलब हर चीज का बहिष्कार। सड़कों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। छात्रों ने उन दुकानों के सामने धरने दिए जो विदेशी सामान बेच रही थी। और इसका दूसरा रचनात्मक पहलू क्या था? रचनात्मक पहलू बहिष्कार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। लोगों ने समझा कि सिर्फ बहिष्कार से काम नहीं चलेगा, हमें विकल्प भी बनाने होंगे। आत्मनिर्भरता। बिल्कुल। और यहीं से आत्मनिर्भरता की एक लहर शुरू हुई। देसी कपड़े की मिलें, साबुन, माचिस और बिस्किट बनाने के कारखाने खुलने लगे। आचार्य पीसी रे ने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की, जो आज भी एक बड़ी कंपनी है। हाँ, और साथ ही ब्रिटिश स्कूलों का बहिष्कार करके राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए, जहां भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। ये एक तरह की आर्थिक और सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई थी। बिल्कुल सही। जो बात इस आंदोलन को खास बनाती है वो है इसमें समाज के उन वर्गों की भागीदारी जो पहले राजनीति से दूर थे, खासकर छात्र और महिलाएं। हाँ, छात्रों ने तो इस आंदोलन में अपनी जान लगा दी। उन्होंने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, सड़कों पर प्रदर्शन किए और पुलिस की लाठियां भी खाईं। लेकिन जो सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव आया वो था महिलाओं की भागीदारी। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात थी। स्रोत के अनुसार ये भारतीय इतिहास में पहली बार था जब बड़ी संख्या में महिलाएं, खासकर मध्यवर्गीय परिवारों की, अपने घरों की दहलीज लांघकर राजनीतिक जुलूसों में शामिल हुई।
को पर उतरकर वंदे मातरम गा रही थीं। यह सिर्फ एक राजनीतिक जुलूस नहीं था। ये सदियों की सामाजिक बेड़ियों के टूटने की आवाज थी। बिल्कुल। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति को भी हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, पूरी तरह से। अब तक कांग्रेस पर नरम दल के नेताओं का प्रभाव था, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, जो याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों और ब्रिटिश न्याय में विश्वास रखते थे। हाँ, लेकिन बंगाल विभाजन के बाद युवाओं का इस रास्ते से भरोसा उठ गया और यही से गरम दल का उदय हुआ, जिसमें थे लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नरम दल का विश्वास ब्रिटिश व्यवस्था में सुधार करके अधिकार पाने में था, जबकि गरम दल का मानना था कि ब्रिटिश शासन अपने आप में ही अन्याय है और इसे पूरी तरह से उखाड़ फेंकना होगा? आपने बिल्कुल सही समझा। गरम दल का नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। हाँ, उनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। इसी विभाजन ने कांग्रेस के अंदर की इस दरार को बहुत चौड़ा कर दिया, जो आगे चलकर 1907 के सूरत अधिवेशन में पार्टी के विभाजन का कारण बना। और इसी माहौल में बंगाल में एक और धारा ने जन्म लिया, क्रांतिकारी आंदोलन। हाँ, जब कुछ युवाओं को लगा कि शांतिपूर्ण विरोध और सभाओं से कुछ हासिल नहीं होगा, तो उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे गुप्त संगठन बने। सही। इन युवाओं ने बम बनाना सीखा, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले किए। उनका रास्ता अलग था, पर मंजिल वही थी, अंग्रेजी शासन से पूर्ण मुक्ति। तो एक तरफ स्वदेशी का शांतिपूर्ण आंदोलन, दूसरी तरफ गरम दल की ललकार और तीसरी तरफ क्रांतिकारियों के बम धमाके। ब्रिटिश सरकार ने इस चौतरफा हमले का सामना कैसे किया? सरकार ने दमन का क्रूर चक्र चलाया। मतलब सख्ती से? बहुत सख्ती से। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, अखबारों को बंद कर दिया गया, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया, लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया गया, सार्वजनिक सभाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। हाँ, और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चलाई गईं। सरकार को लगा कि वो इस आंदोलन को बलपूर्वक कुचल देगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बिल्कुल उल्टा हुआ। दमन जितना बढ़ा, विरोध की आग उतनी ही फैलती गई। हाँ, और ये आग सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही। स्वदेशी आंदोलन की लपटें पंजाब, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत तक पहुंच गईं। ये एक अखिल भारतीय आंदोलन बन गया था। और लगातार 6 साल के जबरदस्त विरोध के बाद, हाँ, अथक विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया कि बंगाल का विभाजन एक बहुत बड़ी भूल थी। और अंत में 1911 में उन्हें झुकना पड़ा। हाँ, विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये भारतीय जनता के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। पहली बार उन्होंने संगठित होकर ब्रिटिश सरकार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया था। निश्चित रूप से। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी हार में भी एक चाल चली। अच्छा, वो क्या थी? विभाजन रद्द करने के साथ ही उन्होंने घोषणा की कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली होगी। ये एक तरह से बंगाल को सबक सिखाने जैसा था। बिल्कुल, कि भले ही हमने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन हम तुम्हें राजनीतिक शक्ति के केंद्र से दूर कर रहे हैं। और साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके नए प्रांत बना दिए गए। हाँ, ताकि बंगाल की राजनीतिक शक्ति को फिर से सीमित किया जा सके। तो अंत में हम कह सकते हैं कि 1905 का बंगाल विभाजन ब्रिटिश सरकार की एक ऐसी कोशिश थी जिसने अनजाने में भारतीय राष्ट्रवाद को इतना मजबूत कर दिया जितना शायद 100 भाषण भी नहीं कर पाते। सही बात है। ये एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में जन आंदोलन की आग लगा दी। जैसा कि हमारे स्रोत के आखिरी शब्द कहते हैं, बंगाल विभाजन ने भारत को बांटने की कोशिश की, लेकिन उसी ने भारत को एक राष्ट्र बनने की राह दिखाई। ये पूरी कहानी दिखाती है कि कैसे राखी जैसा एक साधारण घरेलू प्रतीक राजनीतिक प्रतिरोध का एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है, और कैसे वंदे मातरम जैसा एक गीत लाखों लोगों को एक सूत्र में पिरो सकता है। ये आज के लिए एक सवाल खड़ा करता है, हमारी आधुनिक डिजिटल दुनिया में वे कौन से रोजमर्रा के कार्य या प्रतीक हैं जो लोगों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। क्या आज एक हैशटैग, एक मीम या एक प्रोफाइल पिक्चर वही काम कर सकती है जो 1905 में एक राखी के धागे ने किया था? और क्या इन नए प्रतीकों की शक्ति उस पुराने धागे से ज्यादा है या कम?